हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यदि मैं तुम्हें एक प्रोटीन दूं, उसमें 4 अमीनो एसिड हैं। 4 अमीनो एसिड हैं। पहला अमीनो एसिड है एलेनिन, दूसरा वैलिन, तीसरा ल्यूसिन, चौथा प्रोलीन। और मैंने तुमसे पूछ लिया ये लो प्रोटीन और बताओ इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तुम कहोगे कि सर इसमें 4 अमीनो एसिड है, पहला एलेनिन है, दूसरा वैलिन है, तीसरा ल्यूसिन है, चौथा प्रोलीन है। मतलब तुम मुझे सीक्वेंस बता दोगे अमीनो एसिड का और कहोगे ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन। जब हमने देखा अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड H are common structure to each and every amino acid. Amino acid H R, तो 2 अमीनो एसिड हैं, जब ये जुड़ेंगे हमें पता है H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा, H2O इज रिमूव्ड और जो बनेगा वो होगा CONH। ये है एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड। तो इस प्रोटीन में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं और ये जो बॉन्ड है ये अमाइड बॉन्ड है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज एमाइड बॉन्ड इन केमिकल नेचर। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज एमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ क्वालिटीज हैं कि ये एक तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये ट्रांस कन्फिग्रेशन में मिलता है, ट्रांस कन्फिग्रेशन में मिलता है। देखो ध्यान रखना, फैटी एसिड में जो हमारी फेवरेट थी वो सिस थी, और यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसकी जो डिजायरेबल कन्फिग्रेशन है वो क्या है, ट्रांस है। तो ये ट्रांस कन्फिग्रेशन में मिलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इसमें, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज्ड। अब यदि मैं एमाइड बॉन्ड को कट करना चाहता हूं, ये एक एमाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। अब मैं इसको कट करना चाहता हूं तो मैं इसको आसानी से कट नहीं कर सकता, हीट से कट नहीं कर सकता, पीएच चेंज करके कट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए, पेप्टाइडेज, मींस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम चाहिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो इसे कट करेगा वाटर जोड़ के। भाई जब ये जुड़ा था तो वाटर निकला था, जब इसे कट करना पड़ेगा तो वाटर जोड़ना पड़ेगा। और तुम्हें पता है वेन एवर यू कट ए बोन विद एडिशन ऑफ वाटर, एंजाइम इज कॉल्ड हाइड्रोलेज। तो जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोलेज हैं, यानी कि वाटर कैनन से इसको बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो ये बात आ गई हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है मेन बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो फोल्ड होगा। सपोज करो मैं एक प्रोटीन लेता हूं, उसमें 1000 अमीनो एसिड है। वो 1000 अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में तो रहेंगे नहीं, भाई प्रोटीन तो ग्लोबुलर होती है, फिबुलस होती है, और वे आपस में फोल्ड करते हैं अमीनो एसिड। तो हमने देखा अमीनो एसिड फोल्ड कर सकता है, यदि फोल्ड करेगा और वो एक हेलिकल की फॉर्म में फोल्ड करता है तो उसे हमने कहा अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जैसे कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह फोल्ड कर रहा है अल्फा हेलिक्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फोल्ड इटसेल्फ टू मेक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये अमीनो एसिड है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स है, ये स्टेबलाइज कैसे होगी, ये बनी कैसे रहेगी, कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए। इसमें जो फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम कहते हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा चेन, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन, हमने देखा एक फोल्ड में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे सर्कल में कितने अमीनो एसिड होते हैं ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज एक चक्कर में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं पर टर्न, एक चक्कर और पर टर्न।
और यूजुअली अल्फा हेलिक्स किस हैंडेड होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड। यस, यू कैन रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। जैसे हम डीएनए याद रख लें, डीएनए इज यूजुअली राइट हैंडेड, तो अल्फा हेलिक्स यूजुअली राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड होता है। और ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था, ये अपने आप में फोल्ड होके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया। अब हेलिकल स्ट्रक्चर में ये जो आपस में स्टेबलाइज है, स्प्रिंग की तरह स्टेबलाइज है, उसमें जो फोर्स है वो इंट्रा चेन विद इन द चेन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये राइट हेलिक्स है, और एक चक्कर में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। अब हमने देखा कुछ अमाइनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन में फिट नहीं बैठते। इसमें पहला नाम आता है प्रोलीन। प्रोलीन ध्यान रखो इम्यूनो एसिड था, यानी इसमें जो साइड चेन थी वो पीछे जाके अमीन से जुड़ जाती थी, तो इम्यूनो एसिड अजीब सी स्ट्रक्चर थी, तो ये अल्फा हेलिक्स में फिट नहीं बैठती। यदि ये अल्फा हेलिक्स में आ जाएगी तो किंकिंग कर देगी, क्या कर देगी, किंकिंग कर देगी। तो प्रोलीन इज नेवर फाउंड इन अल्फा हेलिक्स, क्वेश्चन इज आस्क। लेकिन हमने कुछ प्रोटीन देखी, यदि फर्स्ट पोजीशन पे मैं रखना चाहूं तो प्रोलीन रख सकता हूं, एक्सेप्ट फर्स्ट पोजीशन। दूसरा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बड़ा ही छोटा अमाइनो एसिड, तुम्हें बताया था मैंने, इसकी साइड चेन में सिर्फ एच है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। यदि मैं ग्लाइसिन को यहां पे रखूं, ग्लाइसिन बिल्कुल बिंदी जैसा है, ग्लाइसिन क्या है, बिल्कुल बिंदी जैसा, डॉट जैसा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, किंकिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किंकिंग। यस, ग्लाइसिन यूजुअली नॉट फाउंड इन अल्फा हेलिक्स। सीक्वेंस याद रखेंगे, यदि प्रोलीन और ग्लाइसिन में से बेस्ट आंसर कहोगे तो मैं कहूंगा प्रोलीन इज नेवर फाउंड। और ग्लाइसिन, ये क्वेश्चन बहुत पहले टाइम पे आया था कि प्रोलीन और ग्लाइसिन दोनों ऑप्शन में थे, विच इज नॉट फाउंड इन अल्फा हेलिक्स, सो बेस्ट आंसर वाज प्रोलीन। इसके अलावा और कौन से अमाइनो एसिड हैं जो अल्फा हेलिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड। चार्ज्ड अमाइनो एसिड, तुम्हें पता है एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिड एज ग्लू, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, दे यूजुअली डोंट फाउंड इन अल्फा हेलिक्स। यदि ज्यादा क्वांटिटी में ये होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि ज्यादा क्वांटिटी में तुमने एस्पार्टेट रख दिया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबलाइज कर देंगे। तो अल्फा हेलिक्स में चार्ज अमाइनो एसिड्स यूजुअली लार्ज अमाउंट में नहीं मिलते। एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड, तुम्हें पता है हिज बेसिक्स आर लूज, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसके अलावा बल्की साइड चेन अमाइनो एसिड, तुम्हें पता था बल्कि कौन है, इंडोल, बेबी डोल, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो बल्की साइड चेन यूजुअली नॉट फाउंड इन अल्फा हेलिक्स, क्योंकि यदि बल्की साइड चेन तुमने यहां पे रख दिया इतना बड़ा तो ये पुश कर देगा और अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देगा, ऐसे याद रख लेते हैं। सो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने बताई जो मोस्ट कॉमन है वो अल्फा हेलिक्स है, यानी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे फोल्ड हो जाएगा। दूसरी मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि यदि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इस पेपर पे आ जाए और ऐसे सीक्वेंस आ जाए पेपर की तरह, ये है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इस पेपर पे अरेंज होकर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया, शीट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इसे कहा बीटा प्लेटेड शीट। इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं बाई इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बीटा शीट is second most common secondary structure and stabilized by interchain hydrogen bond. Now, can it do function? देखो हर प्रोटीन का एक ना एक फंक्शन होता है, जितने भी प्रोटीन हैं उनका सबका फंक्शन है। मान लेते हैं एक प्रोटीन है उसमें 100 अमाइनो एसिड है और उन अमाइनो एसिड्स ने मिलकर सीक्वेंस बनाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फोल्ड होके बीटा प्लेटेड शीट बनाई, बीटा प्लेटेड शीट बनाई। अब ये बीटा प्लेटेड शीट काम करना चाहती है, ये प्रोटीन काम करना चाहती है। सपोज इस प्रोटीन का काम है इस कैप को कैरी करना, क्या ये कैरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये कैरी नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि मैं इसको फोल्ड कर दूं, मैं तो रैंडमली फोल्ड कर देता हूं, हालांकि जो बॉडी में होता है वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, मैंने इसको रैंडमली फोल्ड कर दिया।
अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैंने फर्दर फोल्ड किया, इसको कहा मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस कैप को कैरी करना चाहते हो, कैरी कर लोगे। यानी जब तक प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है काम नहीं करेगी, जैसे ही ये फर्दर फोल्ड होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होगी तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगी और टर्शियरी स्ट्रक्चर काम करती है। क्वेश्चन आता है, फंक्शन इज एक्वायर्ड इन प्रोटीन एट टर्शियरी लेवल। ओके, अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर को भी भूल जाते हैं, फिर वापस हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने अल्फा हेलिक्स बीटा शीट देखी, अब तीसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा टर्न और लूप। जो हमारी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इनको जोड़ना चाहते हो तुम, जोड़ने के लिए यस मैं ये ऐसे जोड़ देता हूं, ये लूप, लूप से जुड़ गई। तो लूप थोड़ी लॉन्ग होती है, L4 लूप, L4 लॉन्ग, टर्न टाइनी स्मॉल, ये छोटा होता है। और हमने देखा बीटा टर्न में यूजुअली ग्लाइसिन या प्रोलीन मिल जाता है, ग्लाइसिन और प्रोलीन मिल जाता है। सपोज ये मैं एक टर्न लूं, ये टर्न है, ठीक है, इस टर्न में स्पेस कम है, जहां स्पेस कम है वहां पे वही अमाइनो एसिड जोड़ सकते हो, जो छोटा है तो ग्लाइसिन आराम से फिट हो जाता है, जहां टर्न होगा वहां पे ग्लाइसिन फिट हो सकता है। प्रोलीन में भी तुम्हें पता है जो साइड चेन है वो घूम जाती है, लंबी फैली हुई नहीं होती, तो वो भी एडजस्ट हो जाती है। तो बीटा टर्न में ग्लाइसिन और प्रोलीन मिलता है, ये दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। एक कंसेप्ट देखो, मैंने कहा कि बीटा शीट में भी यूजुअली ग्लाइसिन नहीं मिलता, यस अवॉइड करता है, ग्लाइसिन यूजुअली नॉट प्रेजेंट। अब बात आई कि कोलेजन है, कोलेजन में तो हर थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, हर थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो अब क्या करेगा कोलेजन, कोलेजन ना अल्फा हेलिक्स प्रॉपर्ली बना सकता, ना बीटा प्लीटेड शीट नॉर्मली बना सकता, इसने अपनी अलग से स्ट्रक्चर बना ली, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कोलेजन। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होती है और इसमें फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होती। प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होती, मेन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। मैंने बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होकर टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गई और इसमें फंक्शनल एक्टिविटी आ गई। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, फंक्शनल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन, tertiary structure is stabilized mainly by disulfide bond, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो मेन बॉन्ड ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन एंड आयनिक, HHI हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन एंड आयनिक। अब हम बात कर रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, रोजमैन फोल्ड विच इज फाउंड इन ऑक्सीडोडक्टेज, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वेश्चन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मींस मोर देन वन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन फंक्शनल polypeptide chain. Means if I take this one tertiary structure, it can carry one cap, it can carry one cap. If I take one more tertiary structure, and now I can see that this can also carry the cap. So if I join these two tertiary structure, it is a dimer of two tertiary structure. तो इसे हमने कहा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मींस मोर देन वन फंक्शनल, पॉइंट इज इंपोर्टेंट, यानी दोनों फंक्शन कर सकती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात करेंगे हम, हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है, दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। और तुम्हें पता है वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, हर ग्लोबिन चेन एक ऑक्सीजन कैरी कर सकती है, हर ग्लोबिन चेन एक ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। यदि वो एक ऑक्सीजन कैरी कर सकती है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन कर सकती है। यदि वो फंक्शन कर सकती है तो यानी उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है। यदि एक से ज्यादा फंक्शनल टर्शियरी स्ट्रक्चर जुड़ गई तो क्या बन गई, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो
हीमोग्लोबिन इज हैविंग क्वार्टर स्ट्रक्चर, ये हेट्रोटेट्रामर हो गया, तो ये 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ये है क्वार्टर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और वो एक ऑक्सीजन से बाइंड कर सकती है, यानी यदि वो काम कर सकती है तो मायोग्लोबिन में टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन एक ही फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है, नो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मायोग्लोबिन, क्वेश्चन इज आस्क्ड। नाउ व्हाट आर द बॉन्ड्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? Those are hydrophobic, hydrogen and ionic. So we can compare hydrophobic, hydrogen and ionic. थोड़ा सा आइडिया रहेगा। मेन बॉन्ड इज हाइड्रोफोबिक, मेन बॉन्ड इज हाइड्रोफोबिक। इन टर्शियरी स्ट्रक्चर मेन बॉन्ड वाज डाइसल्फाइड बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैन डू फंक्शन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैन आल्सो डू फंक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कांट डू फंक्शन। नाउ वी डिस्कस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यदि मैं प्रोटीन को हीट कर दूं, यदि मैंने हीट किया तो जो वीक बॉन्ड होंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयनिक, ये टूट जाएंगे, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कोवेलेंट बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, यदि तुम्हें इसे कट करना है तो पानी जोड़ना पड़ेगा और पानी के साथ साथ इसमें एक एंजाइम की जरूरत है, पेप्टाइडेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यस मस्ट बी देयर। तो यानी कि तुम जब प्रोटीन को हीट करते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, खत्म हो जाएगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड है, खत्म हो जाएगी। क्वार्टर स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड है, खत्म हो जाएगी। लेकिन यस प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज रिटेन्ड। तो बाय डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट लॉस्ट, क्वेश्चन इज आस्क्ड। नाउ व्हाट आर कॉमन डीनेचरिंग एजेंट? एज आई टोल्ड यू, हीट, जब हम हीट करते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। एक्सट्रीम ऑफ पीएच, एक्सट्रीम ऑफ पीएच, ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन याद रखना, दिस इज ग्वेनिडीन नॉट ग्वेनोसिन। जब क्वेश्चन आता है वो जानबूझ के ग्वेनोसिन भी ऑप्शन में देते हैं। यस, ग्वेनोसिन इज प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड डिस्कस करेंगे डिटेल में। डीनेचुरेशन में बी रिवर्सेबल, मतलब कि यदि डीनेचरिंग एजेंट हटा लोगे तो हो सकता है वापस से जो प्रोटीन है अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए और काम करने शुरू कर दे। यदि डीनेचर हो गई तो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? सिंपल सी बात है, डीनेचर में सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर लॉस्ट और प्रोटीन एक्वायर फंक्शन एट टर्शियरी लेवल, प्रोटीन एक्वायर फंक्शन एट टर्शियरी लेवल। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही खत्म होगी तो फंक्शन नहीं कर पाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। जो डीनेचर्ड प्रोटीन है वो ओफन क्या होती है? इंसोलेबल, और जब इंसोलेबल है तो प्रेसिपिटेट कर जाती है, प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें एक प्रोटीन दी और पूछा इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ, तो तुम कहोगे मेरे पास 2 टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एडवांस टेक्निक। यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू डिटेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, तुम कहोगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द बेस्ट। मैंने तुम्हें एक प्रोटीन दी, उसमें सपोज करो 4 अमाइनो एसिड हैं, पहला है एलानिन, दूसरा वैलिन, दूसरा ल्यूसिन, चौथा प्रोलीन, और मैंने कहा इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ। यू कैन डिटेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एडवांस टेक्निक, दोनों बिल्कुल सही बताएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने तुम्हें एक प्रोटीन दी जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब कि एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, प्रोलीन, प्रोलीन की जगह यहां पे हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन। यानी प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद भी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। हमने पढ़ा है कोलेजन में प्रोलीन से हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनता है विटामिन सी की हेल्प से। तो सपोज करो ये एक प्रोटीन थी जिसमें प्रोलीन था, पोस्ट ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसमें मॉडिफिकेशन होके ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन गया। अब तुमसे पूछा गया कि इस प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटेक्ट करके बताओ,
पहले तुमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज की। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या बताएगी कि पहला एलानिन है, दूसरा वैलिन है, तीसरा ल्यूसिन है, चौथा हाइड्रोक्सीप्रोलिन। यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैन डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन एडवांस टेक्निक कांट डिटेक्ट, एडवांस टेक्निक कांट डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो फायदा क्या हुआ हमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से? यदि मैंने तुम्हें कहा कि इस प्रोटीन का मोलिकुलर वेट बताओ, तुमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसे डिटरमाइन किया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री तुम्हें बताएगी पहला एलेनिन है, दूसरा वैलिन है, तीसरा ल्यूसिन है, चौथा हाइड्रोक्सीप्रोलिन। और तुम्हें सबके मोलिकुलर वेट पता है, चारों के मोलिकुलर वेट जोड़ दो, मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। तो यानी मास नेम अपने आप बता रहा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैन डिटेक्ट और डिटरमाइन मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन and also determine sequence of amino acid in a protein। तो ये मोलिकुलर वेट ही बता सकती है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी बता सकती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन एडवांस टेक्निक से तुमने ये डिटेक्ट किया, तो एडवांस टेक्निक इस हाइड्रोक्सीप्रोलिन को प्रोलीन ही बताएगी। तो एडवांस टेक्निक्स कांट डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये याद रहेगा तो तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगे क्वेश्चंस जो आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे आराम से सोल्व कर लोगे। सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टर स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास बेस्ट टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, दूसरी टेक्निक एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री, अदर टेक्निक इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन हार्पर के लेटेस्ट एडिशन ने एक टेक्निक दी है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज नाउ बिकमिंग बेटर और मोर फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड। देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज रैपिडली superseding the X-ray crystallography as the method of choice for determining the three-dimensional structure of protein and other biological macromolecule। ये मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ लिया है लेटेस्ट एडिशन ऑफ हार्पर का। पर्पस ये है कि तुम इसको आइडिया रखो और डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन यू विल मार्क द आंसर। तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अब पॉपुलर होती जा रही है फॉर डिटरमाइनिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर or secondary structure, quaternary structure, three-dimensional structure, and not only for protein, other biological macromolecules also। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज के, जो डायरेक्ट सिंगल लाइनर आते हैं। प्रायोन डिजीज में प्रोटीन मिसफोल्डिंग होती है, अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, बीटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल दीज आर प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज। एक बार हमने सिंगल लाइनर, मेडिसिन में तुम डिटेल में डिस्कस करोगे ये चीजें, तो एक आइडिया ले लिया। अब हमने कहा मिसफोल्डिंग, तो एक वर्ड याद आ गया हमारे, फोल्डिंग। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फोल्ड करनी है हमने, कैसे कर सकते हो? या तो एंजाइम की हेल्प से कर सकते हो। एंजाइम के नाम क्या है? प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, पेप्टिडिल प्रोलिल आइसोमेरेज। तो एक आइडिया लग गया हमें कि ये एंजाइम है, इनकी हेल्प से तुम प्रोटीन फोल्ड कर सकते हो। दूसरा तरीका है चैपरोन, चिप्पी लगा दो। यस, सपोज एक प्रोटीन है, वो डीनेचर हो जाती है, मिसफोल्डेड हो गई। जैसे ही डीनेचर हुई, मैंने क्या कहा? डीनेचुरेशन, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर लोस्ट, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर लोस्ट। तो ये फोल्डिंग खत्म हो गई, अब इसको दोबारा फोल्ड करना है, तो हमारे पास है चैपरोन। चेपी लगा देंगे, क्या लगा देंगे? चेपी लगाए, जैसे पतंग फट जाती है ना, तो चेपी लगाते हैं, ठीक कर देते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पे ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। अब ये किसी काम की नहीं है, क्यों? मिसफोल्डेड हो गई तो तुम्हारी टर्शियरी स्ट्रक्चर चली गई, और टर्शियरी स्ट्रक्चर चली गई तो फंक्शन नहीं रहा। मैंने बताया प्रोटीन एक्वायर फंक्शन है टर्शियरी लेवल, अब ये काम नहीं कर रही। तुम्हारे पास चैपरोन है, चैपरोन। चैपरोन के एग्जांपल देख लो, हीट शॉक प्रोटीन, कैलरेटिकुलिन, कैलनेक्सिन, these are calcium binding protein। कैलपेन इज नॉट चैपरोन,
यस, कई बार क्वेश्चन आता है सेम नाम होते हैं, सेम लेटर्स होते हैं तो कंफ्यूज कर देते हैं। तो कैल्पेन इज नॉट चैपरोन। ये चैपरोन करते क्या है? जैसे ही मिसफोल्डेड प्रोटीन हुई तो चैपरोन बनना शुरू हो जाएगा, मतलब इंड्यूसिबल। देखो, हीट शोक प्रोटीन, इनको नाम क्यों दिया गया? यदि किसी कारण से किसी सेल के पास हीट आई, हीट तो प्रोटीन को डीनेचर कर देती है, या शोक लाइक कंडीशन, एडवर्स कंडीशन आई और प्रोटीन मिसफोल्डेड हो गई, तभी सेल क्या कर देगी? चैपरोन की सिंथेसिस बढ़ा देगी, इंड्यूस कर देगी सिंथेसिस ऑफ चैपरोन। अब चैपरोन बढ़ गया, चैपरोन इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करने की कोशिश करेगा ऐसे। जस्ट लाइक यू मस्ट हैव सीन मैनी हिंदी मूवीज, द विलन थ्रेटन हीरो, एक आयरन रोड लेता है, ऐसे होल्ड करता है ना? और फोल्ड करने में क्या होता है? एनर्जी यूज करता है, एटीपी। तो चैपरोन यूज एटीपी, इट इज इंड्यूसिबल। क्वालिटी कंट्रोल, अब ये प्रोटीन को दोबारा से नॉर्मल फोल्ड करेगा। सपोज ये थी मिसफोल्डेड हो गई, इसमें हमने चेपी लगा दी और दोबारा से इसे नॉर्मल कर दी, ओके, और इसकी क्वालिटी मेंटेन कर ली, तो इट इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। यदि चैपरोन इसे ठीक कर पाई तो ठीक है, यदि चैपरोन इसे ठीक नहीं कर पाएगी तो ये प्रोटीन किसी काम के नहीं है, बेटर इसको खत्म कर दो, डिग्रेड कर दो, इसके जो अमाइनो एसिड है कहीं और काम आएंगे। तो नेचर ने बड़ा ही प्रिसाइज वे बना रखा है कि यदि चैपरोन इसको दोबारा से फोल्ड नहीं कर पाई तो हम इस पे यूबिक्विटिन अटैच कर देते हैं। यूबिक्विटिन, अभी क्विट करो, नाम अपने आप बता रहा है, इसे अभी क्विट करो, पेस्ट कंट्रोल से क्विट करो। कैसे ही करो? पेस्ट कंट्रोल से क्विट करो। पी फॉर प्रोलीन, ई फॉर ग्लूटामेट, एस फॉर सेरीन, टी फॉर थ्रियोनिन। तो जहां पे ये सीक्वेंस होता है वहां पे यूबिक्विटिन बंध जाती है। तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन थी, चैपरोन आके ट्राई कर रही है, चैपरोन इसको करेक्ट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, यूबिक्विटिन आया, यूबिक्विटिन इस पे बाइंड कर गया। यूबिक्विटिन का मतलब है आईएसआई मार्क, ठप्पा लगा दिया। पुष्पा तेरा ठप्पा कहाँ है? वो वाला ठप्पा नहीं, ठप्पा लगा दिया इस पे कि हमने इस पे ट्राई कर चुके हैं, ये नहीं पटेगी, मतलब ये ट्राई कर चुके हैं, ये ठीक नहीं होगी, बेटर टू लीव, छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है, डिग्रेड कर दो। यस, तो जहां पे यूबिक्विटिन है, ये प्रोटियोसोम, ये क्या है? प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम के पास ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जाएगी, प्रोटियोसोम पूछेगा तेरा ठप्पा कहाँ है, वो दिखा देगा यूबिक्विटिन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि चैपरोन ने ठीक करने की कोशिश की थी, ठीक नहीं हो पाई, तो प्रोटियोसोम समझ जाएगा इसका अब कोई यूज नहीं है, डिग्रेड कर दो, और ये इसे डिग्रेड कर देगा। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रोटियोसोम डिग्रेड करता है, या शॉर्ट लिव प्रोटीन जो होती हैं वो भी प्रोटियोसोम डिग्रेड कर देता है। जो खत्म करनी है प्रोटियोसोम के पास आ जाओ और डिग्रेड कर दो। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन का एक तरीका है हम प्रोटियोसोम की हेल्प लें। जैसे कि मैंने बताया, मिसफोल्डेड प्रोटीन थी, यूबिक्विटिन अटैच करके हमने इसको डिग्रेड कर दिया। कुछ प्रोटीन्स जो होती है, जैसे कि लॉन्ग लिव प्रोटीन हुई, मेम्ब्रेन प्रोटीन हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन हुई, हमने देखा ये लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाती हैं, इसमें कोई एनर्जी भी यूज नहीं होती। तो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लिव प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन, और जो शॉर्ट लिव प्रोटीन होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन, दे आर डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम। और तुम्हें पता है प्रोटियोसोम उसे डिग्रेड कर देता है जिसपे क्या लगा है? यूबिक्विटिन। नाम क्या कह रहा है? यूबिक्विटिन, अभी क्विट करो। यस, ए पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस कोज्ड बाय दिस म्यूटेशन। डिस्कशन का एंड करने से पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसमें म्यूटेशन हुआ, सीएफटीआर प्रोटीन फोल्ड्स इनकरेक्टली। जो सीएफटीआर प्रोटीन है वो इनकरेक्टली फोल्ड हो गई, मिसफोल्डेड हो गई। पेशेंट सेल मॉडिफाई दिस एब्नॉर्मल प्रोटीन बाय अटैचिंग यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल टू इट। यानी ये मिसफोल्डेड हो गई, इस पे यूबिक्विटिन अटैच हो गया है। यूबिक्विटिन इंडिकेट करता है इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, बेटर टू discard, destroy. So what is the fate of this modified CFTR protein? It is degraded by proteasome. Thank you.